नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं अवधेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अवधेश यादव जी को जो कि कानपुर से हैं। वो बहुत ही अच्छे सोशल प्लेटफ़ॉर्म उन्होंने प्रोवाइड कराया है, चाय पे चर्चा। और इस पर ये अ, हर वीक में या मंथ में 3-4 एक्टिविटीज़ ऐसी करते रहते हैं जिसमें कि ये लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अच्छे इंटरेक्टिव सेशंस करवाते हैं। लाइक कभी ये मेडिकल फ्रेटर्निटी से किसी को बुलाते हैं, कभी कई और सोशल गैदरिंग्स करवाते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। और आई थिंक ये जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें हम लोग लाइव सेशन करके और इस तरह की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जितना फ़ायदा ले सकते हैं या पहुँचा सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि वैसे मिलने के, क्योंकि अभी हम उस तरह की एक्टिविटीज़ या कैंप्स या गैदरिंग्स या एजुकेशन प्रोग्राम्स अभी नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में और दे दूँ। मैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर सर्जन हूँ और पिछले 10 सालों से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में मेरा अनुभव रहा है। यूपी में आगरा, फ़िरोज़ाबाद मैं आता हूँ मंथ में एक बार। वहाँ काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको मैंने ऑपरेट किया हुआ है। अराउंड 10,000 से ज़्यादा रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ मैं कर चुका हूँ और उसी के बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, जब से कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा है, हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स बढ़ गए हैं। पेशेंट्स इन द सेंस कि जिनको घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ गई है, जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ गई है, क्योंकि लोग अभी हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो ये समस्या उनको और ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो वो और ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। दूसरा, लॉकडाउन के टाइम में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी और वॉकिंग उतनी नहीं रही जितनी कि पहले रहनी चाहिए थी या पहले हुआ करती थी। इस वजह से भी उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन बढ़ गया है। तो मैं आज डिस्कस करूँगा कि हम लोग क्या चीज़ें घर पे कर सकते हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ताकि अगर आर्थराइटिस की स्टेज हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में है तो वो आगे आगे की तरफ या आगे नेक्स्ट स्टेज पे ना जाए। और अगर स्टेज 4 या लास्ट स्टेज आ गई है तो फिर हमें ऑपरेशन पे जाएँ, ऑपरेशन से डरें नहीं। ऑपरेशन में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्थराइटिस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आर्थराइटिस मतलब है जोड़ों के बीच की गद्दी का घिसना। ये 2 हड्डियाँ हैं, इनके बीच में गद्दी होती है, अगर ये जोड़ आप माने। इसकी गद्दी के घिसने के कारण जब हड्डी आपस में टकराने लगती है तो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं या जोड़ों का घिसना बोलते हैं, या लेमन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया, गद्दी खत्म हो गई, जगह बन गई, ये सब चीज़ें। इसके होने के कारण बार-बार ज़मीन पे उठना बैठना, उकड़ू बैठना, आलती-पालती मारना, स्टेयर्स को बहुत ज़्यादा उपयोग में लेना, बहुत ज़्यादा मोटापा या वज़न ज़्यादा होना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके जॉइंट्स को घिसती हैं, जो आपके जॉइंट्स की गद्दी को धीरे-धीरे डैमेज करती हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको पहले से आर्थराइटिस है और आप घर पे ही हैं क्योंकि अपनी वॉकिंग नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, आप ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इनसे आपके जॉइंट्स में पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना भी पॉसिबल हो वॉक ज़रूर चालू रखें, वॉक को बंद ना करें, चाहे अगर आप घर है या घर का गार्डन एरिया है उसमें वॉक करें, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपके मसल्स वीक होंगी, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो कि घुटने की मेन मसल्स हैं उनमें कमजोरी आएगी, आपका पेन ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होगा, आपका पेन ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप बोन्स पे लोड नहीं डालेंगे या जॉइंट्स पे लोड नहीं डालेंगे तो अपनी नॉर्मल जो बोन की डेंसिटी होती है वो अचीव नहीं कर पाएगा और वो धीरे 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 वीक होने लग जाएगा, जो कि इस उम्र में वैसे ही बहुत कॉमन है। तो वॉक चालू रखें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। वॉक करते टाइम हमेशा हमेशा स्पोर्ट शूज़ पहनें। कुछ छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिनको आप घर पे कर सकते हैं ताकि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में स्ट्रेंथनिंग बनी रहे। लाइक अ, बेड पे लेट जाइए, एक्सक्यूज़ मी, लाइक आप सीधे बेड पे लेट गए, बेड पे लेटने के बाद आपने अपने पैर को, सपोज़ आपका पैर है, इसको बिल्कुल सीधा रखा, इसके नीचे घुटने के जोड़ के नीचे आपने एक पिलो रख लिया। पिलो रखने से आपका जोड़ थोड़ा-सा इस तरह से मुड़ जाएगा। फिर आपने घुटने को टाइट किया और उस पिलो को बिल्कुल ज़ोर से दबाया, दबा के रखा, 10 तक काउंट किया, फिर उसको छोड़ा, दबाया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर उसको छोड़ा। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके क्वाड्रिसेप्स मसल में स्ट्रेंथनिंग आएगी तो आपको पेन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इस वाली एक्सरसाइज को आप दिन में 10-15 बार एक पैर में, 10-15 बार दूसरे पैर में, ऐसा करके दिन में 2-3 बार कर सकते हैं।
तो एक तो ये एक्सरसाइज है जिसको आपको करना है। दूसरा, ये आपके पंजे हैं, आप लेटे हैं, पंजों को आप इस तरह से मूवमेंट पूरा करें, पूरा स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें, स्ट्रेच करें, रिलैक्स करें, ताकि आपकी जॉइंट्स की स्टिफनेस खत्म हो। तो एक पंजा चलाने वाली एक्सरसाइज हो गई, एक घुटना दबाने वाली एक्सरसाइज हो गई। एक, जब भी आप अपनी किसी जगह बैठे हैं, सपोज आप चेयर पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो आप पैर को हैंग करके बैठते हैं, लटका के बैठते हैं। पैर को लटकाए हुए पैर को आपने सीधा किया, 10 तक काउंट किया, फिर छोड़ दिया, सीधा किया, 10 तक काउंट किया, फिर छोड़ दिया। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं जो आप बैठे बैठे किसी भी टाइम पे अपने घर पे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से आपकी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी। चौथा, वॉक। अपना गार्डन एरिया हो, अपना घर हो, कहीं भी आप वॉक करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में लाइक दूध है, दही है, पनीर है, अगर एग्स आप लेते हैं तो एग्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको कैल्शियम और विटामिन डी प्रोवाइड कराती है और आपकी बोन्स एंड जॉइंट्स को अच्छा रखती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। तो कोशिश करें सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे की जो धूप होती है उसमें थोड़ा देर बैठें, क्योंकि वो जो सन रेज होती है उनसे विटामिन डी बॉडी में सिंथेसिस होता है। ये विटामिन डी आपके जॉइंट्स के लिए और आपकी बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको आप ये सारी चीज़ें रूटीन में रखें। ड्राई नट्स में अखरोट, जो वॉलनट होता है उसको आप गीला या भिगोए कैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि वॉलनट आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा रहता है। अगर आपको आर्थराइटिक पेन शुरू हुआ है तो डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा लें। अगर आपको हॉस्पिटल जाने में भी डर लग रहा है, हालांकि अभी बहुत सारे प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स हॉस्पिटल में लिए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन है, मास्क लगा के आप दिखा सकते हैं। बट फिर अगर आपको डर लग रहा है तो डॉक्टर के घर पे दिखाएं, क्लिनिक पे जाके। आपका आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए एक सिंपल सा एक्सरे होता है, स्टैंडिंग व्यू, आपको खड़ा करके एक एक्सरे कराया जाता है। वो एक्सरे करा के हम देख लेंगे स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। स्टेज 1, 2, 3 में हम आपको कुछ मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लीजिए। कुछ ग्रीस बनाने की दवाइयाँ होती हैं, ग्लूकोसामिन की कुछ मेडिसिन होती हैं, वो प्रॉपर टाइम पे लीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो आप करिए। इनको करके आप स्टेज को फर्दर डिले होने से रोक सकते हैं, स्टेज 4 में जाने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप रेगुलर वे में करते हैं तो आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कि हम बोलते हैं कि सीढ़ी चढ़ना उतरना सेहत के लिए अच्छा होता है। नो डाउट वो सेहत के लिए अच्छा होता है, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, बट वो जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं होता अगर आपको आर्थराइटिस है तो हमें ऐसी चीज़ करनी है जो अपने जॉइंट्स के लिए, अपने हार्ट्स के लिए और अपने लंग्स के लिए, सभी के लिए अच्छी रहे। उसमें 3 एक्सरसाइज मेन है, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग। इन तीनों में से आप कुछ भी करिए, ये आपकी पूरी बॉडी को फिट रखेगी और आपके जॉइंट्स पे इसका कोई डैमेज या कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, अब हम बात करते हैं स्टेज 4 आर्थराइटिस, कि हमें स्टेज 4 आर्थराइटिस हो गया है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आने लग गई है। तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है लोगों की, सब स्टेज 4 आर्थराइटिस है, हमें कब ऑपरेशन कराना है, कब नहीं कराना है। तो इस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अवधेश जी की तरफ से आए थे। पहला सवाल उसमें ये था कि वृद्धावस्था में घुटने का दर्द एक असहनीय पीड़ा, क्या ये सब हमारी जीवन शैली के बदलाव के कारण हो रहा है? देखिए, आर्थराइटिस पहले भी होता था लोगों को और अब भी होता है। अभी डिफरेंस क्या है, अभी ये हमें अर्ली एज में प्रेजेंट होने लग गया है। पहले ये चीज़ें बहुत अर्ली एज में नहीं हुआ करती थी, आजकल ये चीज़ें अर्ली एज में होने लग गई है। नो डाउट जीवन शैली में बदलाव आना उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है, आपको प्योर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अभी आप विटामिन डी 10 लोगों में से चेक कराएंगे तो 9 लोगों का कम ही आएगा, क्योंकि हम लोगों का सनलाइट का एक्सपोजर खत्म हो गया है। हम पूरा टाइम एसी में रहते हैं, हमारा घर क्लोज है, हम कार में जाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो चीज़ें जो चेंज हुई हैं उस कारण से अभी आजकल आर्थराइटिस बहुत जल्दी स्टेजेस में। दूसरा, मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो पहले तक कॉमन नहीं था। अगर आप शरीर पे, आपके जोड़ों पे वजन ज़्यादा रहेगा तो नो डाउट वो जल्दी घिसेंगे। हर चीज़ की एक लाइफ होती है। एक अगर हम लाइट, एक बल्ब का एग्जांपल लें कि सब बल्ब है वो 180 घंटे जलना है, वो 180 घंटे आप चाहें उसको रेगुलर 24 घंटे जला के कर लें या फिर धीरे धीरे रोज़ 5-6 घंटे जलाएं, तो ऑब्वियसली जब आप उसको 5-6 घंटे जलाएंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरह से जब जोड़ों को बहुत ज़्यादा उस पर लोड आएगा तो ऑब्वियसली जल्दी घिसते हैं। तो जीवन शैली में चेंज आना चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ जो मैंने बताई वो करनी चाहिए, न्यूट्रिशन का अपना ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे तो अपने आर्थराइटिस को आप डिले कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास था, मेडिकल भाषा में आर्थोप्लास्टी व आर्थोस्कोपी क्या है और इसके क्या मायने हैं? आर्थोस्कोपी दूरबीन से होने वाला प्रोसीजर है जो किसी भी जोड़ के अंदर दूरबीन से लिगामेंट्स को या उसकी मांसपेशी को सही करने के लिए किया जाता है। जबकि आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट।
जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं जोड़ का बदलना। वास्तव में जोड़ का बदलना नहीं होता। जोड़ बदलना एक बहुत बड़ा सा टर्म हो जाता है, लोग डर जाते हैं कि हमारा जोड़ बदल देंगे, ऐसा नहीं है। जो गद्दी आपकी घिस चुकी है वो गद्दी हम डालते हैं, उसको बेसिकली जॉइंट रीसरफेसिंग कहते हैं। तो जॉइंट रीसरफेसिंग इट इज़ जस्ट लाइक अ कैटरैक्ट। आपका मोतियाबिंद में लेंस घिसा, हमने नया लेंस डाल दिया। आपके घुटने की गद्दी या लेंस घिसा, हमने नया लेंस या गद्दी डाल दी। दैट इज़ आर्थोप्लास्टी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या है आर्थराइटिस? अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या ये हॉरिबल कंडीशन में हो सकता है? आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, जोड़ों के बीच की गद्दी का घिसना। बिल्कुल आर्थराइटिस से हमने लोगों को बेड पे आते हुए देखा है। हमारे पास बहुत पेशेंट स्टेज 4 में आते हैं। होता क्या है कि लोगों में बहुत डर है कि स्टेज 4 आ गया है, अभी हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, ये सब चीज़ें। स्टेज 1 आती है, आप नेगलेक्ट करते हैं, 2 आती है, नेगलेक्ट करते हैं, 3 आती है, और नेगलेक्ट करते हैं, 4 आती है। स्टेज 4 के बाद होता क्या है, हमेशा आपका पहला एक घुटना खराब होता है, उसमें दर्द शुरू होता है, आपका सारा वजन आपकी बॉडी दूसरे घुटने पे शिफ्ट कर देती है। जब ये चीज़ दूसरे घुटने पे शिफ्ट हो जाती है तो आपका दूसरे घुटने में आर्थराइटिस हो जाता है। जब आपके दोनों घुटने खराब हो जाते हैं तो आपकी चाल में एक लचक आ जाती है। उस लचक के आने के कारण आपकी कमर की नसें दबना शुरू हो जाती हैं। जब कमर की नसें दबती हैं तो पैरों में धीरे धीरे सूनापन, झंझनाहट, कमजोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो। और कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि आपकी नसें इतनी ज़्यादा दब जाती है कि आपके पैरों में जान ही नहीं रहती, आप चलने फिरने लायक नहीं रहते। तो आर्थराइटिस को अगर नेगलेक्ट किया गया तो आपको ये बेड पर भी पहुंचा सकती है। दूसरा, अभी कई आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, पब्लिकेशंस भी हो चुके हैं कि आर्थराइटिस का हार्ट अटैक से या हार्ट की प्रॉब्लम से इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। कैसे है? अगर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं आर्थराइटिस के कारण तो आपको बेड पे आना पड़ेगा। बेड पे आएंगे तो आपकी बीपी, शुगर, डायबिटीज सब अनकंट्रोल होंगे, और जब ये अनकंट्रोल होंगे तो आपकी हार्ट पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो आपको चलना ज़रूरी है, इसलिए आर्थराइटिस को नेगलेक्ट ना करें, प्रॉपर समय पे प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसकी एज 55 से 60 साल के बीच है, उठना बैठना दूभर है उनके लिए, चलना भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसी हो उनकी डाइट जिससे उन्हें आराम मिले? ये मैंने आपको अभी बताया कि चलना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन लाइफ है, एक बार भगवान ने लाइफ दी है, इसको एंजॉय करिए, खूब चलिए, क्योंकि नहीं चलेंगे तो आपके आर्थराइटिस के अलावा बाकी और जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाएंगी, लाइक बीपी है, शुगर है, थायराइड है। और क्योंकि 55 साल के बाद हम ये मानते हैं कि 40 साल के बाद ही वैसे डिजनरेशन शुरू हो जाता है, बट 55 साल के बाद की जो एज है वो ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज में आप लोगों को प्रॉब्लम वैसे ही ज़्यादा होती हैं, तो हमें एटलीस्ट मोबिलिटी तो रखनी है। चलना ही जीवन है और जीवन ही चलना है। तो मूवमेंट इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ मूवमेंट, तो वो आपको चलना फिरना ज़रूरी है। डाइट का मैंने आपको बताया कि डाइट में वो डाइट अवॉइड करनी है जिससे वेट बढ़ता है, वो डाइट लेनी है जिससे आपकी हड्डियाँ सुरक्षित रहती है। जैसे ड्राई नट्स में अखरोट हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें। तो इन डाइट्स को आप फॉलो करें तो अपने जोड़ों को आप स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, घुटनों में दर्द के समय पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। जो सर्जरीज मैं करता हूँ उनमें 10 में से 9 या 8 तो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को रिप्लेसमेंट हमें करना पड़ता है। उसके कई सारे रीज़न हैं। फर्स्ट थिंग, महिलाएं ज़्यादातर हाउसवाइफ होती हैं, और अगर वर्किंग भी होती है तो भी उन्हें हाउसवाइफ का काम तो करना ही होता है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मेल्स के या पुरुषों के कंपैरिजन में उकड़ू बैठना, आलती पालती मारना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। दूसरा, महिलाओं की हमेशा, इंडियन महिलाओं की स्पेशली टेंडेंसी रही है कि वो घर वालों का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, खुद का न्यूट्रिशन कम लेती हैं। तो वो हमेशा घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को खिलाने में ज़्यादा ध्यान रखती हैं, खुद प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन, दूध, दही, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें नहीं ले पाती हैं। तो क्योंकि वो चीज़ें और न्यूट्रिशन उसकी डेफिशिएंसी रहती है, इन चक्कर में उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये रीजंस हैं। महिलाओं का वेट, हाइपोथायराइड महिलाओं में बहुत कॉमन है, उससे उनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से अगेन फिर आर्थराइटिस होता है। तो ये 2-3 कारण, बड़े मेन कारण हैं जिससे कि महिलाओं में आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। तो मैंने जो चीज़ें बताई वो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अपने शरीर का भी ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, घुटनों के दर्द कितने प्रकार के होते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? अच्छा, आर्थराइटिस मैंने बोला जोड़ों का घिसना, ये जोड़ों का घिसना कई प्रकार का हो सकता है, बट मेनली हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया। गठिया
आपने सुना होगा गठिया में बेसिकली क्या होता है कि शरीर के सारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। आपके हाथ में, पैर में, घुटने में, सब जगह दर्द शुरू हो जाएगा। उसको गठिया कहते हैं। गठिया नॉर्मली 40 साल से पहले ही शुरू हो जाता है। गठिया में हाथ पैर बहुत जल्दी टेढ़े हो जाते हैं और इस लेवल तक डिफॉर्मिटी उनमें आ जाती है। इस लेवल की डिफॉर्मिटी उनमें आ जाती है कि उनका चलना फिरना और नॉर्मल सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो और दूसरा जो आर्थराइटिस है जो बहुत कॉमन है दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि 40 साल की एज के बाद नॉर्मली शुरू होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ही सबसे कॉमन आर्थराइटिस है जो एज के अकॉर्डिंग डी जनरेशन से होता है, जबकि गठिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो आपकी इम्यूनिटी अनकंट्रोल होने के कारण होती है। तो ये दो स्पेशली मेनली दो तरह के आर्थराइटिस होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम उम्र में घुटनों का दर्द भी क्या परेशानी का कारण हो सकता है? देखिए, आपके घुटनों में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे कॉमन जो कारण हमने बताया, डी जनरेशन जो एज रेटेड होता है वो 40-45 साल के बाद धीरे धीरे शुरू होता है। उसके अलावा भी घुटने में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लाइक गठिया आपको है तो घुटनों में दर्द होगा। आपको, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप गिरे, आपको लिगामेंट इंजरी हो गई तो आपके घुटनों में दर्द होगा। घुटनों में मेनिस्कस होती है, गद्दी होती है, वो फट गई तो वो दर्द होगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्थराइटिस के कारण ही घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। कई बार यंग एज में जब लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके घुटना मुड़ गया, या फीमेल्स कई बार उठ रही बैठी हैं, अचानक से कट की आवाज़ आई, उसके बाद से उनको दर्द शुरू हो गया, तो ये सब मेनिस्कल टेयर और लिगामेंट टेयर होते हैं। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये फर्दर आगे जाके आपको आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो सकती हैं और चेंज कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो यंग एज में नॉर्मली आर्थराइटिस होने के कारण यही है, लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कल इंजरी, या और कोई आपको कोई फ्रैक्चर के बाद दर्द रह सकता है, वो सारी चीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आजकल ट्रेडिशनल जॉगिंग को छोड़कर टेक्निकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्या घुटनों के लिए सही है? हाँ, आजकल अभी एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल यंगस्टर्स और आजकल के लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत काफ़ी कॉन्शियस हैं, और होना भी चाहिए। बट उस चक्कर में कहीं ना कहीं वो अपने जोड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। कारण क्या है, आपको वजन कम करना है, आप ट्रेडमिल पे बहुत जोर से लगातार भाग रहे हो, दौड़ रहे हो कि आपका वेट कम हो जाएगा। आपका वेट तो कम होगा बट आपकी जॉइंट्स खराब हो जाएंगे। ट्रेडमिल पे भागना या कहीं भी हार्ड सरफेस पे भागना आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ ऑलवेज गुड। फर्स्ट थिंग, आपको हमेशा बहुत अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहनने हैं। स्पोर्ट शूज़ के बिना बिल्कुल वॉक ना करें, क्योंकि अगर बिना स्पोर्ट शूज़ के चप्पलों में नंगे पैर आप चल रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो आपके घुटनों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो स्पोर्ट शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट शूज़ पहने। दूसरा, भागना नहीं है, आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अराउंड 6 किलोमीटर पर आवर की जो वॉकिंग होती है उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। उससे तेज फिर भागना हो जाता है। तो 6 किलोमीटर या उससे कम, 6 किलोमीटर पर आवर या उससे कम की जो वॉकिंग है वो आप कर सकते हैं इजीली, उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। वो आप कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल पे भागना अच्छी चीज़ नहीं है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जो स्टैटिक साइकिलिंग होती है। आप बाकी क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ट्रेडमिल इज़ नॉट गुड फॉर योर जॉइंट्स एटलीस्ट। तो इसको आप अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेडमिल पे भागने के बाद आपने कई लोगों को देखा होगा दर्द शुरू हो जाता है जोड़ों के अंदर, तो वो सही नहीं है, उसको आप अवॉइड करें। तो नो डाउट आपकी जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइज थी, जिनमें कि क्वाड्रिसेप्स की थी, लंबी दूरी पे चलना घूमना था, 5-6 किलोमीटर रोज जाके घूमिए, स्पोर्ट शूज़ पहनिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा रिलीफ देंगी। क्या अधिक वजन भी घुटने का दर्द का एक कारण हो सकता है? बिल्कुल। अधिक वजन होना आपके घुटनों का दर्द का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपको थायराइड है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो वो नो डाउट आपके घुटनों पे, आपके जोड़ों पे ज़्यादा वजन डालेगा। और जब जोड़ों पे ज़्यादा वजन आएगा, ज़्यादा लोड आएगा, तो वो दर्द करना शुरू करेंगे और उनमें आर्थराइटिस ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपको अपना वजन कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है स्टेज 3 स्टेज 4 आर्थराइटिस में जब इतना सीवियर पेन होता है, और अगर आपका वजन किसी तरह से कम हो गया तो आपको पेन में काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो वजन, बढ़ा हुआ वजन जोड़ों के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या हमारी जीवन शैली में खान पान का हड्डियों पर असर पड़ता है? बिल्कुल। हमारी जीवन शैली और खान पान का हड्डियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैंने आपको बताया था, हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, इस वजह से विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होता, विटामिन डी की बहुत कमी रहती है, और हमें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी चीज़ें होती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहलिंग, हमें अल्कोहल हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जोड़ों को और ज़्यादा वीक करता है। तो जीवन शैली हमें चेंज करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी मैं कर चुका हूँ।
उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हड्डियों का दर्द गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्या कारण है? हाँ, हड्डियों का दर्द एक्चुअली आप देखेंगे आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो नॉर्मली बारिश के मौसम में या सर्दियों में उनमें दर्द बढ़ जाता है बजाय कि गर्मियों के। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, डायरेक्ट कोरिलेशन है मौसम से। एक्चुअली मौसम में जब भी ह्यूमिडिटी आद्रता बढ़ती है, तो हमारे जॉइंट्स के जो इंट्रा आर्टिकुलर प्रेशर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसको बढ़ने से वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और पेन ज़्यादा हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जब भी आप देखेंगे वातावरण में नमी होगी, ठंड ज़्यादा होगी या फिर बारिश वाला क्लाउडी सीज़न होगा, तो आपको पुराने जोड़ों का दर्द है वो ज़्यादा उभर के आता है। तो बस यही है, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करें, डॉक्टर्स का थोड़ा सलाह लेके हल्की फुल्की पेन किलर से एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले लें ताकि वो कंट्रोल हो जाता है। तो मौसम के अकॉर्डिंग दर्द जोड़ों के दर्द में वेरिएशंस होते हैं। घुटना प्रत्यारोपण के कितने दिन बाद रोगी आसानी से चल सकता है? अ, अभी हम थोड़ा सा इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। अगर स्टेज 4 है, आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है, आपकी हड्डियां दोनों चिपक गई हैं, आपको डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है कि आपको ऑपरेट कराना है, तो फिर आपको डिले नहीं करना है। क्योंकि लोग बाग घुटने रिप्लेसमेंट्स या जोड़ों के रिप्लेसमेंट के नाम आते ही डर जाते हैं कि हमारा जोड़ बदल देंगे साहब। जोड़ बदलने के बाद हमें 1 डेढ़ महीने बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत दबा के हमारी कसरतें होंगी, बहुत दर्द होगा, घुटने की लाइफ 3 4 5 साल होती है। ये सारी चीज़ें सोच के वो घुटने का ऑपरेट नहीं कराते और धीरे धीरे वो इस स्टेज में आ जाते हैं कि वो घुटने के ऑपरेशन कराने लायक रहते भी नहीं है। क्योंकि अगर कमर की नसें एक बार दब गई, आपके पैरों में वीकनेस आ गई, तो आप घुटने का ऑपरेशन नहीं करा सकते, वो आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आजकल टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो चीज़ें पहले हुआ करती थी, सर्जरी में टाइम 2 2 घंटे 2.5 2.5 घंटे लगते थे, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 5 6 दिन बेड पे रखा जाता था, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आजकल की एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, हमारे ऑपरेशन का टाइम घटकर 15 से 20 मिनट रह गया है। जो अब जीरो टेक्निक हम लोग ऑपरेट यूज़ करते हैं शैलबी में, उसमें हम 15 से 20 मिनट में घुटने का रिप्लेसमेंट हो जाता है। ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे बाद जैसे ही पैरों में स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, आपको हम चलना फिरना शुरू करा देते हैं। अभी बेड रेस्ट नहीं करना, इस ऑपरेशन में बेड रेस्ट करना ही नहीं होता, आपको चलना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम 3 4 घंटे बाद आपको चलना शुरू करा देते हैं। नेक्स्ट डे से आप वॉशरूम जाना, अपने खुद के काम करना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं वॉकर से चल के। 2 3 दिन 4 दिन आपको अस्पताल में रखा जाता है। उन 3 4 दिनों में आपको आपकी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आपको दिलाया जाता है, आपको चलना फिरना सिखाया जाता है, आपको विद वॉकर चलाते हैं, धीरे धीरे वॉकर को हटा के चलाते हैं। जब हम आपको 5वें दिन डिस्चार्ज करते हैं, तो स्टेयर सीढ़ी चढ़ा उतरा के आपको घर भेजते हैं। घर जाके आप अपने सारे काम कर सकते हैं, अपना चाय बनाना, अपना खाना बनाना। 4 से 5 सप्ताह में आप बिल्कुल नॉर्मल, मेरी तरह किसी भी एक नॉर्मल आदमी की तरह चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। और 1.5 महीने के बाद आपको जहाँ भी आप जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, बाहर जाना है, फ्लाइट में यात्रा करनी है, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन के 5वें दिन ही आप लोग हमारे पास पेशेंट्स बाहर से, इंडिया के, आउट ऑफ इंडिया का पेशेंट्स आते हैं, उनको हम 5वें 6ठे दिन तो वापस बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन घर भेज देते हैं। तो ये सब बताने का मेरा है कि आपका डर निकालना। लोगों में बहुत डर है इस चीज़ को लेके, बहुत सारे मिथ हैं ऑपरेशन को लेके, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो घुटना बदला ही नहीं जाता, घुटने के बीच में गद्दी डाली जाती है जिसको हम रिसर्फेसिंग कहते हैं। कोई बेड रेस्ट नहीं करना होता, इसमें इमीडिएटली चलाया जाता है। बात रही कसरत की, देखिए जब भी आर्थराइटिस होता है तो आपकी मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स में वीकनेस आ जाती है। उस वीक मसल के साथ आपके घुटने में दर्द रहता है। ऑपरेशन के बाद हमें सिर्फ उन वीक मसल्स को ठीक करना होता है। एक्सरसाइज वही जो मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, घुटना दबाने वाली, घुटना मोड़ने वाली और पैर सीधा करने वाली, 3 एक्सरसाइज आपको ऑपरेशन के बाद करनी है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, नहीं तो होता क्या है कि अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको आके घर पे कराए, आपको उसके ऑब्जर्वेशन में आप करें, तो 15 से 20 दिन बस इस वो आप उस मूवमेंट को आपको कराएगा, 15 से 20 दिन में आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। तो वो टाइम नहीं है कि आपको पेन्स ज़्यादा होंगे। अच्छा, आजकल टेक्निक्स एडवांस हैं, इम्प्लांट्स इतने अच्छे हैं कि आजकल घुटने की लाइफ अराउंड 20 साल हो गई है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी सर्जरी अच्छे सर्जन ने की है, आपका अलाइनमेंट पैर का सही सेट किया है, तो आपका घुटना 20 साल कहीं नहीं जाने वाला। और अगर आप उसको तरीके से काम में ले रहे हैं तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीढ़ी चढ़ना, बैठना, नीचे ज़मीन पे उठना बैठना, ये सारी चीज़ें आपके जोड़ों को खिंचती हैं। तो ये चीज़ें हमें ऑपरेशन से पहले भी ध्यान रखनी है और ऑपरेशन के बाद भी ध्यान रखनी है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद आप अदरवाइज़ आप स्टेयर्स कितना भी कर सकते हैं, आप नीचे उठ बैठ भी सकते हैं अगर इमरजेंसी हो। उसमें ऐसा नहीं कि आपको नीचे बैठना बंद होता है, बट हाँ, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इन चीज़ों को करने से आपका जो नया जोड़ हमने डाला है वो भी, उसका भी वेयर एंड टेयर होगा और वो भी घिस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी दूसरा क्या है कि आजकल अभी हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सभी डॉक्टर्स हैं, उनको आप बोलोगे
कि सब हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने जाना है, तो वो आपको इतना डरा देंगे, आपके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी डाल देंगे कि आप उस ऑपरेशन को कराएंगे ही नहीं और धीरे धीरे अपना और ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। तो वो सब चीज़ें नहीं सुननी है आपको। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने हैं हर चीज़ के। आप लोग देखते हैं कि सब वो ऑपरेशन करा के आया, वो चल नहीं पा रहा, आपको ये नहीं पता कि ऑपरेशन से पहले वो किस स्टेज में था। आपने सब उसकी लास्ट स्टेज देखी है, बताओ वो ऑपरेशन से पहले स्टेज 4 उस स्टेज में आएगी, उसके पैर काम ही नहीं कर रहे, मांसपेशी में वीकनेस है और किसी डॉक्टर ने उनको ऑपरेट कर दिया, तो वो कैसे चलेंगे? वो नहीं चल सकते। अगर किसी को अल्जाइमर्स है, किसी का बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है पैरों का, तो वो ऑपरेशन के बाद भी नहीं चल पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा ओबीज थे या बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी, उनको इन्फेक्शन हो गया, तो इन चीज़ों को लेकर लोग डर जाते हैं। बट इन चीज़ों से डरना नहीं है, आपको उसके पहले का कारण आपको पता होना चाहिए, किस कारण से ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप उनको सब ध्यान रखते हैं, अच्छा आपका पेशेंट सिलेक्शन सही है डॉक्टर का, और ऑपरेशन सही तरीके से किया गया, तो इससे अच्छा ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक्स में है नहीं। 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन है ये ऑर्थोपेडिक्स का, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो इससे डरें नहीं, घबराएं नहीं। अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो इसको सही टाइम पे कराएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान ने एक ह्यूमन लाइफ आपको दी है, और उस लाइफ को हम पेन के साथ नहीं निकाल सकते कि हम पेन किलर्स खा रहे हैं। हमने लोगों को देखा है कि उनके घुटने ख़राब हो गए, डर से और दर्द की गोलियां खाए जा रहे हैं, पता लगा उन्होंने किडनी भी ख़राब कर ली। घुटनों का रिप्लेसमेंट तो हो जाता है, बट किडनी का रिप्लेसमेंट बड़ा मुश्किल है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। जब आजकल इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छे इम्प्लांट्स हैं, तो हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और ह्यूमन लाइफ को जो भगवान ने एक बार दी है, इसको अननेसेसरी सिर्फ घसीटे नहीं, इसको एंजॉय करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। ताकि आप इसी यही कारण है कि आजकल ऑपरेशन इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ज़्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है। ओल्ड एज में आपके बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं, आप घर पे हस्बैंड वाइफ कपल रहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिपेंडेंट हो गए किसी पे, तो कैसे आपका काम चलेगा? तो इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए, आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, सर थिंग्स टू अवॉइड टोटली आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप वो सारे काम कर सकते हैं जो पहले करना चाहते थे, बट हाँ, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपको नीचे ज़मीन पे बैठना अलाउ नहीं करते हैं। वो आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड रहता है। हालांकि कई लोग उसके बाद भी ज़मीन पे बैठ सकते हैं, बैठ जाते हैं, बट वो जॉइंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे जॉइंट का डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं और जॉइंट का वेयर एंड टेयर होने के चांसेस रहते हैं। हिप रिप्लेसमेंट में भी बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ चुके हैं, सेरेमिक इम्प्लांट्स आजकल आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनकी भी लाइफ 20 से 25 साल है। और हिप रिप्लेसमेंट अगेन बहुत अच्छी सर्जरी है। लोगों को जिनको कि खून का दौरा बंद हो जाता है, एवियन हिप जिसको बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। वो लोग, उन लोगों में जो लोग स्टेरॉइड्स खाते हैं, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इरेशनल यूज़ हो रहा है। जिम जाने वाले जो यंगस्टर्स हैं, वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, उनको एवियन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया हिप जॉइंट का, उनको रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। 20-20, 25-25 साल की एज में हम लोग रिप्लेसमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, हिप रिप्लेसमेंट का। आपकी स्किन की मेडिसिन हैं, उनमें कुछ में स्टेरॉइड्स होते हैं। आपको स्टेरॉइड्स की मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने कभी स्टेरॉइड दी जाती है, स्टेरॉइड देने के इंडिकेशंस होते हैं। आपको स्टेरॉइड दिया, आपको उससे रिलीफ मिल गया, आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली, आप उस स्टेरॉइड को बार बार लिए जा रहे हैं, बार बार लिए जा रहे हैं, तो वो स्टेरॉइड्स आपके ब्लड सर्कुलेशन को बंद कर देता है, जॉइंट के, आपके हिप जॉइंट को डेड कर देता है, और उसके बाद सिवाय रिप्लेसमेंट के कोई दूसरा चारा होता नहीं है। तो हिप रिप्लेसमेंट में नॉर्मली सेम, अभी मेरे पास मॉडल नहीं है, ये सॉकेट होता है और ये बॉल है। इस बॉल में खून का दौरा बंद हो गया, ये बॉल जो नॉर्मल स्मूथ घूमती थी वो बिल्कुल रफ हो गई है, अब इसमें घूम नहीं पा रही है। वो जब भी घूमेगी तो दर्द होगा, आपका एक पैर छोटा हो जाएगा, पैर में मूवमेंट आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी हम वही सेम रीसरफेसिंग है, आपका सॉकेट को रिसरफेस कर देते हैं, उसमें सॉकेट लगता है, सेरेमिक या पॉलीथाइलिन अंदर डालते हैं, नीचे बॉल होती है, ये बॉल उसके ऊपर लगती है। तो इसमें इम्प्लांट्स नॉर्मली आजकल सेरेमिक ऑन पॉली और सेरेमिक इम्प्लांट्स बहुत चलन में है, क्योंकि इनका वेयर एंड टेयर साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेटल वाले इम्प्लांट से कम होता है। तो अगर आपकी यंग एज है, आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना है, तो उसमें सेरेमिक ऑन पॉली इज़ गुड ऑप्शन, वो आप करा सकते हैं। दूसरा, इसमें भी बेड रेस्ट नहीं, आपको ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली, अलग अलग सर्जन का प्रोटोकॉल है, कुछ लोग पूरा वेट देके चला देते हैं। मैं पर्सनली पेशेंट को इनिशियली वॉकर से, जैसे आज ऑपरेशन किया, कल से वॉकर से आपको चलाना शुरू कर देंगे, वॉशरूम आप जा सकते हैं, आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वेट नहीं देना होता पैर पे। 4 से 6 सप्ताह बाद जब इम्प्लांट के चारों तरफ बोन ग्रो कर जाती है, तो आप वेट दे सकते हैं। अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं यंग पेशेंट्स में, तो वो इम्प्लांट बेटर रहते हैं यंग एज में। तो आई थिंक ये सेशन आज का जॉइंट्स के बारे में, मैं आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और कोई अगर है तो आप मुझे फेसबुक लाइव पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और अवधेश जी का
वापस से बहुत शुक्रिया उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराया है, जिसके थ्रू हम अपनी बातें कह सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ें लोगों को जनरल पॉपुलर लाइफ में पता नहीं होती हैं। वो अपने जॉइंट्स के पेन को नेगलेक्ट करते रहते हैं, कई चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि जोड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फर्दर आप जॉइंट के ख़राब होने के प्रोसेस को रोक सकेंगे, उसको डिले कर सकेंगे। बाकी तो देखिए सर, उम्र है, डीजनरेशन है, होगा, बाल सफ़ेद होंगे, मोतियाबिंद आँखों में होगा, उसी तरह जोड़ भी घिसेगा, उसको आप नहीं रोक सकते। बट हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप उस चीज़ को डिले कर सकते हैं, उस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। आई थिंक ये सेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम हम अवधेश जी की मेहरबानी रही तो फिर से मिलेंगे चाय की चर्चा पर, और कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। थैंक यू।